हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FOUP सेमेस्टर 2 माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो डिसिप्लिन से हो चाहे वोकेशनल से हो, ये दोनों के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चाहे वो 15 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स का और 1 मार्क्स का, जिससे आप सभी बच्चों को 75 नंबर का पेपर होता है। 75 में 75 आप सभी बच्चे ला सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप वहाँ न्यू आए तो जो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पॉलिटिकल साइंस वोकेशनल प्रोग्राम आप करिएगा। जो भी बच्चों ने डिसिप्लिन रखा हुआ है ये उनके लिए बेसिकली। ठीक है, तो पेपर का नाम है आपका ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ठीक है, इसमें आप सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन इसमें आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। तो 15 नंबर का सवाल आ सकता है कि वैश्वीकरण या जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसकी परिभाषा, विशेषता और इसके प्रभावों पर क्या करना है, विस्तार पूर्वक आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में वैश्वीकरण पर चल रही जो बहस है बेसिकली, ठीक है, जो डिबेट चल रहा है ग्लोबलाइजेशन पे, उसका विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 15 नंबर के लिए, तो उदारवादी जो लिबरल्स जिसे कहते हैं हम लोग, स्वदेशी विचारधारा, स्कूल ऑफ स्वदेशी हमारे पास, और मार्क्सवादी से मार्क्सिस्ट कहते हैं, इसके दृष्टिकोण से जो वैश्वीकरण का मूल्यांकन आपको करने बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारत में वैश्वीकरण के आगमन के कारण और उसके परिणामों पर क्या करना है, आपको चर्चा करनी बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष के तर्क स्पष्ट करें। ठीक है, 5 मार्क्स से सवाल यूनिट 1 से आ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन शब्द का क्या अर्थ होता है, उदारवादी जो दृष्टिकोण से वैश्वीकरण के 2 लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वदेशी विचारधारा के अनुसार वैश्वीकरण की 2 आलोचनाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वैश्वीकरण की क्या आलोचना कही गई है, ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में वैश्वीकरण कब और जो बेसिकली कैसे प्रारंभ हुआ है, इसका पूरा प्रोसेस बताना है। 1 मार्क्स का सवाल आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन शब्द ने वैश्वीकरण शब्द सबसे पहले कब प्रचलित हुआ, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में जो नई आर्थिक नीति, जैसे हम लोग LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं बेसिकली, लिबरेशन जो पॉलिसी है, ये कब लागू की गई थी, वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया था। और क्वेश्चन नंबर 5 है, IMF इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका तो पूरा नाम आपको मालूम होगा। ठीक है, यूनिट 2 में इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें 15 नंबर के सवाल आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्था है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इनकी भूमिका का बेसिकली वैश्वीकरण में विश्लेषण करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, IMF और जो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, इनके नीतिगत प्रभाव का जो विकासशील देश है उन पर क्या असर पड़ा बेसिकली, इनके बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्वीकरण के आर्थिक चालक जिसे इकोनॉमिक ड्राइवर्स कहते हैं, ये कौन है हमारे पास, ये क्या है, और उदाहरण देके आपको ये समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में ICT कहते हैं, इसने वैश्वीकरण को किस प्रकार गति दी, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, WTO की नीतियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में स्पष्ट करने बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 2 प्रमुख जो भूमिका है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, WTO का उद्देश्य क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व बैंक की 2 प्रमुख परियोजनाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तकनीकी प्रगति ने व्यापार को किस प्रकार वैश्विक बनाया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो सूचना प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये सब 5 नंबर का सवाल था। 1 मार्क्स से सवाल आ सकता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, IMF की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, ICT का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। यूनिट 3 है, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट्स के बारे में, जिसमें 15 नंबर में आ सकता है कि वैश्वीकरण और जो किसान आंदोलन जिसे पीजन मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं के बीच जो संबंध है उस पर चर्चा करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण आंदोलन जिसमें एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं, इनके उदय और वैश्वीकरण के प्रभावों पर क्या करना, प्रकाश डालने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव विस्थापन जिसे ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट के कारण और उसके सामाजिक परिणाम जो है वो स्पष्ट करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्वीकरण से जो उत्पन्न सामाजिक असमानता है उनका विश्लेषण करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में वैश्वीकरण के विरोध में चले जो प्रमुख सामाजिक आंदोलन थे उनका वर्णन करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 मार्क्स से सवाल आ सकता है कि पीजेंट मूवमेंट जो है हमारे पास, उससे आप क्या समझते हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट का एक उदाहरण आपको देना है, ये बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव विस्थापन के 2 कार्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्वीकरण से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। 5वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या था या उद्देश्य क्या था।
अब एक मार्क्स सवाल आ सकता है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, साइलेंट वैली आंदोलन किससे संबंध रखता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का क्या अर्थ होता है, और पांचवा क्वेश्चन है किसान आंदोलन का एक प्रमुख कार्य बताइए। यूनिट 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट यानी वैश्वीकरण और लोकतंत्र जो हमारा है डेमोक्रेसी के बीच में जो एक संबंध होता है उसको स्थापित या विश्लेषण करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रीय संप्रभुता जिसे हम नेशनल सोवरेनिटी की समक्ष जो चुनौतियां हम लोग देखते हैं उनका वर्णन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट की भूमिका को कैसे परिवर्तित किया। क्वेश्चन नंबर 4 है वैश्वीकरण के संदर्भ में नागरिकता यानी जिस सिटीजनशिप कहते हैं इनकी नई अवधारणा पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है वैश्वीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर उसके प्रभावों का मूल्यांकन करने बोला गया है। ठीक है, 5 मार्क्स से सवाल आ सकता है कि नेशन स्टेट से आप क्या मतलब समझते हैं, वैश्वीकरण का लोकतंत्र पर एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव बताइए, राष्ट्रीय संप्रभुता के क्षरण के क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लोबल सिटीजनशिप का आप क्या मतलब समझते हो, और 5वां है वैश्वीकरण ने शासन प्रणाली में क्या परिवर्तन किए ये बताना है। 1 मार्क्स से सवाल है सोवरेनिटी का शाब्दिक क्या अर्थ होता है, डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नेशन स्टेट की अवधारणा किस विचार में दी थी, सिटीजनशिप कहते हैं, और ग्लोबल विजय जो ग्लोबल विजय शब्द है बेसिकली उसका जो प्रयोग किसने किया। यूनिट 5 है ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड मार्केट से जुड़ा हुआ सवाल आपसे 15 नंबर में कि वैश्वीकरण का भारतीय जो घरेलू मार्केट डोमेस्टिक मार्केट है उस पर प्रभाव स्पष्ट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव जो कल्चरल इम्पैक्ट है उस पर विस्तार पर चर्चा करना है। बाजार ने बेसिकली वैश्वीकरण ने उपभोक्ता संस्कृति को कैसे प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 4 है सांस्कृतिक जो एकरूपता और विविधता ने वैश्वीकरण के प्रभाव की तुलना करें। फिर भारत में मीडिया फैशन और उपभोक्ता व्यवहार पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करें। 5 मार्क्स से सवाल है डोमेस्टिक मार्केट से आप क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन का उपभोक्ता व्यवहार पर प्रभाव बताएं, सांस्कृतिक वैश्वीकरण के 2 उदाहरण दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संस्कृति पर विदेशी प्रभाव के 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी की 2 विशेषताएं या विशेषता बताएं। 1 मार्क्स सवाल आ सकता है आपको कि कल्चर शब्द का क्या अर्थ होता है, मार्केट इकोनॉमी का प्रमुख सिद्धांत क्या है, ग्लोबलाइजेशन ने किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया, मैकडोनलाइजेशन जो हम लोग देखते हैं उसका क्या अर्थ होता है हमारे पास। यहाँ पर ये क्वेश्चन काट लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा अभी आप लोग। 5वां क्वेश्चन है उपभोक्तावाद शब्द जो है किससे जुड़ा है ये बताना है। ठीक है, ये था ऊपर का डिसिप्लिन से। अब यहाँ से सवाल जो शुरू होता है वो जो भी बच्चों ने वोकेशनल रखा हुआ सेमेस्टर 2 में उनके लिए पेपर का नाम है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन, जिसमें आप सभी बच्चों को यूनिट 1 में पढ़ना है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन। 15 मार्क्स का सवाल है निर्वाचन जो लोकतंत्र होता है जो इलेक्शन कमीशन होता है या इलेक्शन डेमोक्रेसी है इसकी अवधारणा और उसके जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है उनके बारे में आपको व्याख्या करनी बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है चुनाव प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या चुनाव प्रबंधन का क्या महत्व समझाने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका और उसके कार्यों पर यहाँ पर चर्चा करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के प्रमुख तत्व और चुनौतियां क्या है बताना है। 5 नंबर सवाल आ सकता है इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी का क्या अर्थ होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी 2 प्रमुख भूमिका बताएं, स्वतंत्र चुनाव की 2 विशेषताएं बताएं। 5वां क्वेश्चन है लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका क्या इसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर 1 मार्क्स सवाल आ सकता है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग थे वो कौन था हमें बताना है, ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग संबंधित होता है, लोकतंत्र में चुनाव का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है बताना है। यूनिट 2 है इलेक्शंस एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जिसमें आचार संहिता जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं उसकी अवधारणा और उसका उद्देश्य के बारे में आपको वर्णन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है चुनावी आचार संहिता के जो प्रमुख प्रावधान होते हैं हमारे पास उनका आपको व्याख्या करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है नामांकन दाखिला करने यानी जो नॉमिनेशन का फिलिंग होता है और हलफनामे जिसे इलेक्शन एफिडेविट के नाम से जानते हैं इनकी प्रक्रिया बताएं। फिर नो योर कैंडिडेट यानी इसका ये जो पहल का जो महत्व होता है और उद्देश्य को स्पष्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है चुनाव आयोग आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में क्या कदम उठाता है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास है इनमें है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, फिर चुनावी हलफनामे में क्या जानकारी दी जाती है, नामांकन पत्र की जांच कौन करता है, फिर नो योर कैंडिडेट पोर्टल क्या है, एमसीसी के 2 प्रमुख के जो उद्देश्य है वो बताइए। ठीक है, अगला 1 मार्क्स सवाल आ सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार कब लागू हुआ, चुनावी हलफनामे किसे दिए जाते हैं, उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा क्या हो सकती है, एमसीसी किस स्थान द्वारा संस्था द्वारा लागू किया जाता है, नॉमिनेशन पेपर को कब तक वापस लिया जा सकता है। यूनिट 3 है मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन कैंपेन, जिसमें 15 मार्क्स सवाल आ सकता है कि चुनाव प्रचार जिसे इलेक्शन कैंपेन नाम से कहते हैं इनके पारंपरिक तरीकों का वर्णन करना है, आधुनिक तकनीकी और विधियों के ने चुनाव प्रचार को कैसे प्रभावित किया ये बताना है, चुनाव प्रचार में नैतिकता और संचार के दुरुपयोग पर यहाँ चर्चा करना है, भारत में सोशल मीडिया के उपयोग से जो चुनाव अभियान कैसे बदला है और मतदाता जागरूक अभियान जिसे वोटर अवेयरनेस कहते हैं उनकी भूमिका प्रकाश डालना है।
5 नंबर सवाल आ सकता है, पारंपरिक जो चुनाव प्रचार के 2 माध्यम बताइए। इलेक्शन कैंपेन में सोशल मीडिया का उपयोग कैसे होता है। चुनाव प्रचार में जो नैतिकता की क्या भूमिका है ये हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, चुनाव प्रचार में दुरुपयोग के 2 कारण बताइए, उदाहरण बताइए। चुनाव प्रचार में पोस्टर और पैम्पलेट की भूमिका क्या बताना है। ए मार्क्स का सवाल है, चुनाव प्रचार के लिए आदर्श जो अवधि होती है वो कितनी होती है। भारत में चुनाव प्रचार पर एकदम जो खर्च करने की सीमा है वो कितना है। फिर एथिक्स शब्द का क्या अर्थ होता है। चुनाव प्रचार में एसएमएस और व्हाट्सएप के उपयोग की अनुमति कब दी जाती है। और भारत में जो चुनाव प्रचार है वो कब समाप्त हो जाता है, ये भी आपको बताने बोला गया है। हमारे पास यूनिट है जिसमें मीडिया मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो 15 नंबर सवाल है, चुनावों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। मीडिया चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने कैसे सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुनाव प्रचार जो फेक न्यूज वायरल होते हैं उनकी समस्या और समाधान पर चर्चा करना है। मीडिया और चुनाव आयोग के बीच संबंधों की यहाँ व्याख्या करनी है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव स्पष्ट करना है। 5 मार्क्स सवाल है कि हमारे पास चुनाव में मीडिया की 2 प्रमुख भूमिका बताएं। फेक न्यूज क्या होता है ये बताना है। मीडिया चुनाव आयोग को कैसे सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्शन एडवर्टाइजिंग में क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोशल मीडिया के 2 सकारात्मक प्रभाव लिखिए, ये भी बताना बोला गया। ठीक है, 1 मार्क्स सवाल है हमारे पास, पेड न्यूज के संबंधित है। भारत में मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है, क्या कारण है। तीसरा क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन को मीडिया सेल कब बना था। फेक न्यूज की पहचान कौन करता है। सोशल मीडिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म कौन से, ये आपको बताना है। यूनिट 5 है, फंड मैनेजमेंट फॉर द पार्टी, जिसमें 15 नंबर के सवाल में आ सकता है आपको कि राजनीतिक दलों के लिए जो फंड प्रबंधन है उनके पारंपरिक और आधारित स्रोतों का वर्णन करें। चुनाव में अनियंत्रित जो व्यय होता खर्चा होता है उसकी समस्या पर चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य द्वारा चुनाव को वित्तीय सहायता जो दी जाती है उसकी अवधारणा समझाइए। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता के क्या उपाय हो सकते हैं। और चुनावी खर्चों पर नियंत्रण हेतु चुनाव आयोग द्वारा किए जाने जो भी सुधार है उनका उल्लेख करना है। 5 नंबर सवाल है, स्टेट करना है आपको फंडिंग ऑफ इलेक्शन क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, चुनावी जो खर्च होते हैं उनकी सीमा का निर्धारण कौन करता है। क्वेश्चन में अनअकाउंटेड जो एक्सपेंडिचर होता है उससे आप क्या समझते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग से क्या 2 स्रोत है। 5वां क्वेश्चन है, चुनावी खर्च में पारदर्शिता कैसे ला सकती है। अगला 1 मार्क्स का सवाल आ सकता है पेपर में कि भारत में चुनावी खर्च की निगरानी कौन करता है। चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू हुई थी। स्टेट फंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी से कब पारित हुआ। अनअकाउंटेड मनी का क्या अर्थ होता है ये बताना है। यूनिट 6 है, ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें चुनावों में सदस्यता अभियान जिसे मेंबरशिप ड्राइव कहते हैं उनका महत्व बताना है। फिर जिम्मेदारी प्रबंधन और मानव संसाधन जो प्रबंधन का चुनावी संगठन महत्व बताइए। बूथ प्रबंधन के सिद्धांत और प्रक्रिया का अंग है। राजनीतिक दलों के संगठनात्मक जो ढांचे का आधार करनी है। 5वां सवाल है, सफल चुनावी संगठन के प्रमुख जो तत्व उनका वर्णन करना है। 5 नंबर सवाल, मेंबरशिप ड्राइव क्या होता है ये बताइए। बूथ मैनेजमेंट में आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 3 है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के 2 कार्य बताएं। फिर क्वेश्चन 4 है, मानव संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चुनावी संगठन की सफलता किन कारणों पर निर्भर करती है ये भी आपको बताने बोला गया। बाकी यहाँ नीचे 1 मार्क्स का सवाल लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था आपसी बच्चों का माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस का, चाहे वो डिसिप्लिन हो चाहे वोकेशनल, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट विज आपसे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।